आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस की दुनिया की एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखती तो नहीं लेकिन हर चीज को कंट्रोल करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्कृति यानी कल्चर की। चलिए, इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक जर्मन इंजीनियर है। जब वो जर्मनी में काम करता है तो उसे मैनेज करना एक बात है, लेकिन जब वही इंजीनियर भारत में काम करने आता है तो मैनेजमेंट की पूरी कहानी ही पलट जाती है। इंसान वही, स्किल वही, तो फिर ऐसा क्यों होता है? बने रहिए, इस विश्लेषण के आखिर तक इसका जवाब मिल जाएगा। हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ना एक सपना होता है। सपना है पूरी दुनिया में फैलने का, एक ग्लोबल सिस्टम बनाने का। ये आइडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है। एक कंपनी, एक सिस्टम, एक ही तरीका पूरी दुनिया में। तो आखिर कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? भाई, इसके पीछे वजहें भी बड़ी जबरदस्त हैं। कभी नए कस्टमर्स तक पहुंचना होता है, तो कभी सस्ते लेबर या रॉ मटेरियल की तलाश होती है। इन सब का एक ही निचोड़ है, अपने काम करने के तरीकों को स्टैंडर्डाइज करना, ताकि एफिशिएंसी मतलब कि दक्षता ज्यादा से ज्यादा हो। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग ऑन ट्रैक। और फिर बूम, कंपनी एक ऐसी दीवार से टकराती है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। ये दीवार है कल्चर की। यही वो अनदेखी ताकत है जो ग्लोबल एकीकरण के सपने में एक बड़ा लेकिन लगा देती है। तो आखिर ये कल्चर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे दिमाग का एक अनलिखा सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यही तय करता है कि हम कैसे सोचेंगे, कैसे बात करेंगे और कैसे काम करेंगे। और ये हमें विरासत में नहीं मिलता, हम इसे अपने समाज से सीखते हैं। इंटरनेशनल मैनेजमेंट में यही वो चीज़ है जो सारा खेल बनाती या बिगाड़ती है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। सोचिए, एक तरफ अपने देश का कानून और दूसरी तरफ 20 से ज्यादा देशों के कानूनी दांवपेच। डोमेस्टिक एचआर में कल्चर लगभग एक जैसा होता है, पर इंटरनेशनल लेवल पर आपको संस्कृतियों के बीच पुल बनाने पड़ते हैं। और यहाँ एचआर का काम सिर्फ एम्प्लॉय तक सीमित नहीं रहता, उसकी पूरी फैमिली पिक्चर में आ जाती है। यहीं पर आके सारा खेल बदल जाता है। तो सवाल ये है कि भाई, इस अनजान समंदर में बिना मैप के कोई अपनी नाव कैसे चलाएगा? जब हर कदम पर सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, तो रास्ता कैसे मिलेगा? इसके लिए एक गाइड की, एक जीपीएस की जरूरत पड़ती है। और यही एंट्री होती है हमारे कल्चरल जीपीएस की। जैसे हॉफस्टेड का ये फ्रेमवर्क, ये हमें कल्चर को समझने में मदद करता है। जैसे पावर डिस्टेंस को ही ले लीजिए। भारत जैसे देशों में बॉस और टीम के बीच एक अदृश्य रेखा होती है, एक सम्मान की दूरी। लेकिन ऑस्ट्रिया में वहां मामला थोड़ा बराबरी का है। या फिर इंडिविजुअलिज्म की बात करें, अमेरिका में मैं पहले आता है, मेरी अचीवमेंट, जबकि चीन में हम ज्यादा जरूरी है, टीम की जीत। ये छोटी छोटी बातें ही मैनेजमेंट का पूरा गेम बदल देती हैं। और जब ये सब चीजें समझ आने लगती हैं, तो हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े टकराव पर। ये टकराव है एक कंपनी की अपनी संस्कृति और उस देश की संस्कृति के बीच जहां वो काम करने गई है। एक तरफ कंपनी का अपना डीएनए और दूसरी तरफ उस देश की मिट्टी की खुशबू। चलो, इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। सोचिए, एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में अपना प्लांट लगाती है। अब जर्मनी की कंपनी का कल्चर कैसा होगा? एकदम सटीक, इंजीनियरिंग पर फोकस, इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब तुम अपना काम करो, मैं अपना वाला एटीट्यूड। और वहीं भारत का कल्चर, वो है रिश्तों का, सामूहिकता का, हम सब साथ है वाला। अब बताइए, टकराव तो होगा ही ना। तो सवाल ये है कि इस जंग में जीतेगा कौन? कंपनी अपनी संस्कृति थोपेगी या देश की संस्कृति उस पर हावी हो जाएगी? लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या ये जंग जीत हार की है ही नहीं? चलिए एक बहुत ही दिलचस्प केस देखते हैं। अरे हाँ, मैकडॉनल्ड्स। उन्होंने भारत आकर सबसे पहले क्या किया? मेन्यू से बीफ और पोर्क को टाटा बाय बाय बोल दिया। ये था कल्चर को सम्मान देना। और उसकी जगह क्या लाए? हमारा अपना मैक आलू टिक्की बर्गर। लेकिन एक चीज उन्होंने बिल्कुल नहीं बदली, अपनी कोर वैल्यूज, स्पीड, सफाई और सर्विस का वही ग्लोबल स्टैंडर्ड। कमाल का बैलेंस है ना? तो देखिए, बात विनिंग की नहीं है, बात है बैलेंसिंग की। ये एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है। ये जानने की कला कि कहाँ झुकना है और कहाँ टिके रहना है, क्या बदलना है और क्या बिल्कुल नहीं बदलना। और बिजनेस की दुनिया में इस बैलेंसिंग एक्ट का एक फैंसी नाम भी है, द इंटीग्रेशन रिस्पॉन्सिवनेस फ्रेमवर्क।
आसान भाषा में कहें तो ग्लोबल लेवल पर एफिशिएंट रहो, लेकिन लोकल लेवल पर इफेक्टिव बनो। दोनों दुनियाओं का बेस्ट निकालना है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसे असल में लागू कैसे करें? इसे जमीन पर कौन उतारेगा? इसके लिए सबसे जरूरी टूल है लोग, कंपनी के अपने लोग। जब एक कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को दूसरे देश काम करने भेजती है तो उसे कहते हैं एक्सपैट्रिएशन, और इसमें महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फ्लाइट की टिकट बुक करना नहीं है, इसका मतलब है जाने से पहले उन्हें बढ़िया वाली क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग देना, उनके परिवार का भी सोचना, और सबसे जरूरी उनकी वापसी यानी रीपैट्रिएशन की प्लानिंग पहले दिन से, ताकि जब वो वापस आएं तो उनका सारा अनुभव कंपनी के काम आए, बर्बाद ना हो। ये बात पूरी चर्चा को एक लाइन में समेट देती है। एक अच्छे इंटरनेशनल मैनेजर की असली कला इसी में है कि कल्चर एक दीवार न बने बल्कि एक पुल बन जाए, एक ऐसा ब्रिज जो अलग अलग लोगों को, अलग अलग बाजारों को आपस में जोड़े। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? एक बहुत ही मशहूर मंत्र है, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। सोचो पूरी दुनिया के हिसाब से, लेकिन काम करो वहां की जमीन से जुड़कर। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में कल्चर क्या है? एक रुकावट जिसे पार करना है, या फिर आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? जरा सोचिएगा।